फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज से हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो आपको फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर्स में आपको प्रोवाइड किया गया है बी फार्म के अंदर। तो ये पूरा आपको सिलेबस जो है ये आपके पास बी फार्मा के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका जो है फिफ्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, 30503 जो कोड है ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का है एंड यहाँ पे सिक्स सेमेस्टर की। तो पूरी की पूरी 3 बार आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है तीनों सेमेस्टर में, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी की। ये फार्माकोलॉजी का बेस है। अगर आपने जनरल फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ फार्माकोलॉजी पर्पस। तो सबसे पहले हम जनरल फार्माकोलॉजी को कवर करेंगे और हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यानी जितने भी यूनिट वाइज हम यहाँ पे कवर करते हुए अपने टॉपिक्स को चलेंगे। और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि ये पूरी प्लेलिस्ट जो रहेगी इसको हम एक ही बारे में कवर करेंगे, यानी आपका जितना भी सिलेबस रहेगा फार्माकोलॉजी का। ठीक है, फार्माकोलॉजी चाहे वो आपकी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स तीनों सेमेस्टर की फार्माकोलॉजीज को हम एक ही प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम पूरा जो आपका सिलेबस होगा फार्माकोलॉजी का वो मैं आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। और एक और चीज कि मैं आपको जो वीडियोस हैं वो 30 से 40 मिनट के बीच में वो वीडियोस रहेंगी। और इन वीडियोस में बेसिकली आपको नोट्स पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है, आपको सिंपल पेन पेपर में मैं आपको जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो कवर कराने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरल फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए। आपको बाद में नोटबुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े, बट वो आपके माइंड में ऑलरेडी वो फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट आपके ब्रेन में बैठ जाने चाहिए इस तरह से, ताकि वो आगे जाके कभी भी आपसे कोई टीचर पूछ ले आपको इजीली आप उनको बता सको। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम जो भी जनरल फार्माकोलॉजी रहेगी, फार्माकोकिनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो गाइज हम यहाँ पे शुरू करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी से। ठीक है, एक बार यहाँ पे अपना जो भी सिलेबस है, आई होप आप लोगों ने अपना सिलेबस देख रखा है। ठीक है, पीसीआई से आप जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी से हम शुरू करते हैं। और एक और चीज गाइज, मैं यहाँ पे आपको बुक्स से भी पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत ही अच्छी बुक है, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो हम यहाँ पे पेन पेपर और इस बुक का इस्तेमाल करेंगे। इस बुक्स में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली जीडीसी की बुक है। ठीक है, मैंने अपनी जीपैड की प्रिपरेशन के दौरान मंगवाई थी। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स और कलरफुल वे में आपको यहाँ पे जो भी आपके चार्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली वे में आपको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो उसको भी हम इस बुक से कवर करेंगे। और गाइज मैंने ये जो बुक है वो अपनी जीपैड की प्रिपरेशन के दौरान मंगाई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो 2026 में ही मेरा जो जीपैड क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, विद रैंक 2487 जो मेरी रैंक है वो थी। और उसके बारे में आपको कभी डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता भी सकती हूँ जीपैड की कैसे प्रिपरेशन होती है, एवरीथिंग। तो गाइज चलो शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो है, फार्मा जो वर्ड है ना, बेसिकली ये ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। ड्रग्स, अब ड्रग्स को तो आप इजीली मतलब बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 सेमेस्टर में पढ़ लिया है कि ड्रग ड्रग क्या होती है। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन के बारे में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। कोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। लॉजी, क्लोजी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लॉजी मीन्स स्टडी होता है। सॉरी, यहाँ पे सी जो ये CO है इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये बीच में से। तो लॉजी मीन्स जो होता है स्टडी, और फार्मा को मीन्स होता है ड्रग्स। तो यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये साइंस ऑफ जो भी ड्रग्स की साइंस है उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक एक जैसे यहाँ पे ड्रग है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी है। ठीक है, इस ड्रग का और इस बॉडी के साथ कैसा आपस में इंटरेक्शन है। जब आप मेडिसिन खाते हो तो आपकी बॉडी में वो आगे जाके क्या करती है, आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। ठीक है, इसको देखो, अगर आपकी बॉडी में क्या होता है कि जब भी आप फूड खाते हो या जब भी आप खाना खाते हो तो क्या होता है, आपके जब आपने फूड खाया तो एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी अपने खाना खाओगे एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो ब्लड में जाके आपकी आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी ग्लूकोज, न्यूट्रिशन, जो भी आप फूड से आपको अवेलेबल होगा वो सब आपकी बॉडी में बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। जो मेजर रोल होता है मेटाबॉलिज्म का वो लीवर का ही होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जो भी आप खाते हो उसके बाद एक्सक्रीशन भी होता है आपकी बॉडी से। ठीक है, यूरिन के थ्रू,
फीसिस के थ्रू। तो एक तरह से ये जो पूरा मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ऐसा ही क्या होता है ड्रग के साथ भी चलता है। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, वो मेडिसिन के साथ भी सब चीजें होती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ठीक है, ये आपकी चारों चीजें जो है ये आपकी फार्माकोकिनेटिक्स में आती है, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है जो ड्रग का और बॉडी के बीच में, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकिनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। एक तरह से बेस है ये फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो इनको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, सिर्फ मैं आपको सिंपली यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंट्रो टाइप आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड बहुत फेमस है, ऑर्फन ड्रग्स, और जीपेट में 2026 में भी इसका क्वेश्चन आया है कि ऑर्फन ड्रग्स किनको बोलते हैं। बात करते हैं ऑर्फन ड्रग्स की। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है बेसिकली, ये ऐसी ड्रग्स होती है जो रेयर डिसीजेस में इस्तेमाल होती है। अब रेयर डिसीजेस यानी कि मान लो कि 1000 पीपल हैं, उन 1000 पीपल में से सिर्फ 1-2 इंसान को ही वो बीमारी है, यानी बोल ज्यादा रेयर बीमारी है, किसी किसी को ही होती है, तो उन बीमारियों के लिए ऑर्फन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्फन ड्रग जो है आप ऐसे लिख सकते हो, यूज फॉर डायग्नोज या प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीजेस, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कम कंपनियां बनाती हैं क्योंकि इसके पेशेंट ही बहुत कम होते हैं, करते हो। और यहाँ पे इस बुक में जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि फार्माकोलॉजी क्या है, इज अ साइंस ऑफ ड्रग, ठीक है। इट इज अ, मैंने आपको बताया फार्माको मीन्स क्या होता है ड्रग, और लॉजी मीन्स क्या होता है स्टडी करना या डिस्कस, वो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस मीन्स क्या होता है, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई केमिकल मॉलिक्यूल जो बाहर से आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल विद द लिविंग सिस्टम, यानी आपको जो लिविंग सिस्टम है आपकी बॉडी है उसके साथ कैसा इंटरेक्शन करता है आपकी ड्रग्स, आपकी मेडिसिन, ठीक है। कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल आप खाते हो, मेडिसिन खाते हो, तो उसकी इंटरेक्शन को यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट से जीपैट में या आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव, वहां से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, रामनाथ चोपड़ा। इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के फादर कौन है, प्रोफेसर महादेव लाल, ठीक है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, ऑसवर्ल्ड। तो ये सारे के सारे जो फार्मासिस्ट हैं, सॉरी फार्मासिस्ट नहीं, जो भी ये साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी उनके साथ साथ याद रखना है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। कई बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो ऑर्फन ड्रग्स मैंने आपको बताया था कि ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायग्नोज और प्रिवेंशन करती हैं रेयर डिसीजेस का, ठीक है। और ऑर्फन ड्रग जो है ये कई पेशेंट के लिए, कुछ ही पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है विद ट्रिक। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो ड्रग्स है ना, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपके जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सुमाट्रिप्टिन, इसका पूरा का पूरा आपको ट्रिक भी दिया गया है। सुमाट्रिप्टिन हो गया, सोडियम सिटैबोग्लूकोनेट हो गया, सोडियम थायोसल्फेट हो गया, रीफा ब्यूटीन हो गया, रीफाग्जीम, ठीक है। तो ये सारे मेडिसिन जो है, जैसे यहाँ पे ये भी बहुत जो ये आपका एम्फोटेरिसिन बी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिकली एंटी फंगल एज अ काम करती है। नाइट्रेट्स हो गए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ऑर्फन ड्रग्स के याद रखने हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनसे। अब हम बात करते हैं एसेंशियल ड्रग कौन सी होती हैं। अब देखो, हमने इससे पहले बात की ऑर्फन ड्रग्स की। अब ऑर्फन ड्रग्स में क्या था कि ऐसी ड्रग्स जो बिल्कुल रेयर डिसीजेस में इस्तेमाल की जाती हूँ। लेकिन एसेंशियल ड्रग इसके अपोजिट है। एसेंशियल ड्रग्स में बेसिकली क्या होता है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करे, मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो है नीड है उसको फुलफिल करे, उसको बोलते हैं एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है। यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। और जो उनका इफेक्ट है वो डिजायरेबल इफेक्ट हो, ठीक है। तो एसेंशियल ड्रग्स बेसिकली क्या होती है, यानी देखो हमें, जैसे अगर आप देखोगे नॉर्मली आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल कुछ भी, मतलब जो है इन्फ्लुएंजा से कुछ भी हमें बीमारियां होती रहती हैं, ये बहुत जो बिल्कुल नॉर्मल बीमारियां हैं, हर किसी को हो जाती हैं। तो उनके लिए जो एसेंशियल मेडिसिन होती है, एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और उनका कुछ रूल भी होते हैं, जैसे कि वो इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, हर जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए, और थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, एमटीजेड यानी मेट्रोनिडाजोल एंड जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। तो ये ऐसी जो मेडिसिन होती हैं, इनकी पूरी लिस्ट बेसिकली हमें प्रोवाइड की जाती है WHO के थ्रू। इंडिया की जो इंडिया की जो अथॉरिटी है, इसको इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट भी बोल देते हैं। ये बेसिकली इंडिया की जो लेटेस्ट
2022 में ही शायद अपडेट हुई थी, ये बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ की भी अपनी लेटेस्ट लिस्ट अभी अभी आई थी, 2023 में आई थिंक वो आई थी। और देखो यहाँ पे भी एसेंशियल ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एंड ड्रग्स दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर एंड नीड्स मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे एमोक्सिलिन हो गया, यानी आपकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही हूँ, ठीक है, ऐसी ड्रग्स। अब देखो ऑर्फन ड्रग जो थी, यानी ऐसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी जो बिल्कुल ही रेयर हो, किसी को हो ही ना, 1000 में से सिर्फ 4-5 बंदों को या 10-15 बंदों को ऐसे, ठीक है। लेकिन एसेंशियल ड्रग्स जो होती हैं वो बिल्कुल ही सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो आप देखोगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फ्लुएंजा, कोई भी कफ, कोल्ड वगैरह जो है बहुत नॉर्मल है। तो इन चीज़ों के लिए बेसिकली आपके पास ड्रग्स हर जगह अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए। तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो डब्ल्यूएचओ की जो मॉडल लिस्ट है एसेंशियल ड्रग्स की, वो बेसिकली सबसे फर्स्ट जो लिस्ट आई थी वो 1977 में आई थी, ये फर्स्ट लिस्ट है। उसके बाद जो 23rd लिस्ट आई है वो लेटेस्ट आई है 2023 के अंदर। उसके अंदर आपको वो ड्रग्स भी दिए हैं, 591 ड्रग्स उसके अंदर उन्होंने ऐड ऑन किए हैं। उसके बाद इंडिया की भी जो अलग से जो है नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट उन्होंने जारी की है। ये सबसे पहले जो लिस्ट आई थी 1996 में आई थी। उसके बाद उन्होंने रिवाइज करके उसको 2011 में भी, 2015 में, 22 में भी उसकी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है उसमें उन्होंने 384 ड्रग्स को डाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन भी हैं, जिसमें आपके पास 337 मेडिसिन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और एक होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आपने सुना होगा, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होती हैं, यानी ऐसी ड्रग्स जो हम बिना फिजिशियन के, बिना डॉक्टर के इजाजत के नहीं दे सकते, ठीक है। उनको खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत लेनी पड़ती है, डॉक्टर की जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसको चाहिए होता है, डॉक्टर का एक पूरा एक गाइडेंस में उन मेडिसिन को लेना होता है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। उसके बाद ये स्केड्यूल एच के अंदर आती है। स्केड्यूल एच जो है, जो भी ये स्केड्यूल्स के बारे में, ये सारा जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, ठीक है। जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो वहां पे आप स्केड्यूल एच के बारे में जरूर पढ़ोगे। स्केड्यूल की पूरी एक लिस्ट है जो आपको पढ़नी होती है, जीपेट पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल स्केड्यूल्स कभी भी नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अगर आप स्केड्यूल जूरिस्प्रूडेंस से पढ़ रहे हो, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसी ड्रग्स जिसको आपको लेने के लिए, लेने के लिए आपको बिल्कुल भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसकी जो भी फिजिशियन होता है उसके प्रिस्क्रिप्शन की आपको कोई भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जब भी आप फार्मासिस्ट की दुकान पे जाते हो या क्लिनिक पे जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि 2 तरह की मेडिसिन होती है, ओटीसी मेडिसिन और एक होती है जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आपको मेडिसिन मिलती है। ओटीसी की फुल फॉर्म सब जानते होंगे, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ठीक है। तो शायद ये पॉइंट आपको शायद पहले से भी पता होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है। देखो हम जब भी आप मेडिसिन लेते हो, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो ओरली, ठीक है, एक आप मेडिसिन लेते हो ओरली, ठीक है। आपने सुना होगा सबलिंगुअल मेडिसिन का एक रूट होता है, सबलिंगुअल, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आईवी रूट से लेते हो, ठीक है, इंट्रावेनस। आईएम रूट से लेते हो, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। एक होता है सब क्यूटेनियस रूट से लेते हो। तो बहुत सारे रूट जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। अब देखो अगर आपने कोई मेडिसिन ली है, ठीक है, तो आप किस बिहाफ पर ले रहे हो उसको। देखो जब आप फार्माकोलॉजी आगे से पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी जब भी पढ़ोगे तो उसके साथ फार्मास्यूटिक्स भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स भी जब आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में। एक जब हम ड्रग बनाते हैं ना तो ड्रग की स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं। अगर ड्रग आपका लिक्विड फॉर्म में स्टेबल है, ड्रग या आपके पाउडर फॉर्म में स्टेबल है, ड्रग आपकी कौन से फॉर्म में स्टेबल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपकी ड्रग फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्रग लिक्विड फॉर्म में स्टेबल है, तो आगे जाके उसका डोसेज फॉर्म कैसा बनेगा, लिक्विड डोसेज फॉर्म बनेगा। आपने डोसेज फॉर्म तो पढ़ रखा है ना, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। तो जो अगर ये लिक्विड फॉर्म में स्टेबल तो ये लिक्विड फॉर्म बनाएगा आगे जाके। तो आगे अगर आप
इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो ओरल जो मेडिसिन होती हैं, जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं, उसके रूट्स अलग अलग होते हैं। आप इसको ओरली भी ले सकते हो, आईवी भी ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली अलग तरह के रूट्स इसके आपको प्रेफर किए जाएंगे। अब देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर ही आपका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ओरली, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक इंसान इधर है जिसने बेसिकली ओरली मेडिसिन ली है, और दूसरा इंसान है इसने आपका आईवी रूट से मेडिसिन ली है। इसने ओरली ली है यानी आपका जो माउथ से ली है, और इसको हमने आईवी से दे दी, इसके हाथ पर कहीं पे भी मसल्स में इसको इंजेक्शन, आईवी जो होता है बेसिकली वेन्स में लगाना है, मसल्स में नहीं, वेन्स में हमने इसको इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। अब देखो आईवी जो होता है ना बेसिकली इमरजेंसी के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओरल जो होता है, ओरल में हमने टैबलेट ली, अब टैबलेट अब जब लेते हो तो एक्शन आने में, इसको जो थेरेप्यूटिकल एक्शन होता है बेसिकली, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ड्रग जाती है तो वो वेस्ट भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 100 mg खाई है तो 100 mg आपके ब्लड में पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे अपने आईवी रूट से 100 mg लेते हो तो 100% बायोबिलिटी आईवी के अंदर होती है। आप एक चीज याद रखना, आईवी के अंदर 100% बायोबिलिटी होती है, यहाँ पर बायोबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी ड्रग के ऊपर, ठीक है, वो आपकी 30% भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन कम बायोबिलिटी ओरल के अंदर होती है। यहाँ पर बायोबिलिटी 100% होती है। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आता है आईवी रूट से कि आईवी रूट में 100% बायोबिलिटी होती है, ठीक है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 100% बायोबिलिटी कौन से रूट में होती है, आईवी रूट का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ओरल रूट में और आईवी रूट में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आईवी रूट हमेशा इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी देखो, अगर कोई पेशेंट है, ठीक, कोई पेशेंट है, उसको उसको एक्सीडेंट का मतलब केस, उसको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या उसके और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एक्सटेंस मतलब बहुत भयानक वाला उसको पेन हो रहा है, ठीक है। ये आपका पेशेंट है जिसको बहुत भयानक वाली चोट लगी है, और एक इंसान है नॉर्मल इधर, ठीक है, इसको भी चोट लगी है, ठीक है, इसको भी उतनी ही चोट लगी है दोनों को। अब बराबर इसमें क्या हुआ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप इन दोनों में आप ओरली मेडिसिन दोगे या आईवी रूट से मेडिसिन प्रेफर करोगे। अगर आप ओरली रूट से मेडिसिन दे रहे हो तो असर बहुत देर में दिखाएगी। अब पेन तो उनको बहुत जोर से हो रहा है, अब इतनी चोट लगी है तो पेन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप पेन के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपने मेडिसिन दी, ठीक है, तो एक इंसान को मेडिसिन दी आईवी रूट से, एक को दी ओरल रूट से। अब सबसे पहले पेन किसका कम होगा, ऑब्वियस ही बात है आईवी वाले का, क्योंकि आईवी वाले में 100% बायोबिलिटी होती है, और आपका विद इन सेकेंड्स में आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ओरली में क्या होता है, ओरली में पहले वो आपकी माउथ में जाएगी, स्टमक में जाके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म सब होगा। पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको थेरेप्यूटिक एक्शन देगी अपना। तो इस प्रोसेस में होने के लिए आपको 2-3 घंटे का प्रोसेस लगता है, ठीक है। लेकिन आईवी रूट में इमरजेंसी में ही आप मेडिसिन दे सकते हो। अगर आप किसी इंसान को चोट लगी है भयानक वाली, तो उसको ऐसी मेडिसिन दोगे ना जिसको जल्दी से जल्दी आराम हो, उसको पेन जो है बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। अब ओरली उस टाइम पे आप नहीं दे सकते हो। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब आप रूट ऑफ पढ़ोगे ना, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको एक एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, बट आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर एक प्लेलिस्ट को जो वीडियोस होंगी सबको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, और मैं भी अपनी तरफ से 100% यहाँ पे दूंगी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग स्टेबिलिटी है, ड्रग स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, डोसेज फॉर्म के ऊपर। अगर जिस फॉर्म में आपकी ड्रग स्टेबल होगी उसी फॉर्म में हम उसको डोसेज फॉर्म बना देंगे। और डोसेज फॉर्म अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, अगर गैशियस हुई तो हम उसको इनहेल करके देंगे, ठीक है। अगर वो गैसियस फॉर्म में स्टेबल है तो इनहेलेशन बन जाएगा, तो उसको जो रूट है वो लंग्स के थ्रू, जो इंट्रानेजल दे सकते हो आप, ठीक है, तो सांस के थ्रू दे सकते हो, जो आपने देखा होगा आजकल वो जो न्यूबलाइजर चलते हैं, ठीक है। तो वो यानी एक तरह से डोसेज फॉर्म्स का एक टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड किसके ऊपर किया, डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ जो डोसेज फॉर्म है वो डिपेंड करता है ड्रग की स्टेबिलिटी पर, और जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है आपका डोसेज फॉर्म पर, और जो एडीएमई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये डिपेंड करता है आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर। बट अभी आपको थोड़ा नहीं समझ आ रहा होगा, अब जब हम इसको धीरे धीरे आगे से पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली एक एक पॉइंट समझ आएगा। अब देखो इन दोनों को ना, जो आपका जो डोसेज फॉर्म्स होता है और ड्रग
स्टेबिलिटी होती है। इन दोनों को हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। और जो आपका एडीएमई है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोशिफॉर्म तो आपने शायद पढ़ ही लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत इजी सा है। स्टेबिलिटी भी आप पढ़ ही लोगे, शायद वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है अगर आपने पढ़ा हो। अब यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, यानी हम लोकली दे रहे हैं, लोकल टिश्यूज में दे रहे हैं। अगर मान लो किसी इंसान को यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ है स्किन पर, या कोई भी मतलब ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करेंगे। हम उस पूरी बॉडी में ड्रग नहीं देंगे, हम उस ऑर्गन में, उस टिश्यू में ही अपना जो ड्रग है पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर उसको थेरेप्यूटिकल एक्शन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन जो लोकली उसी पर्टिकुलर टिश्यूज पे काम कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन जो है वो लोकल टिश्यूज पर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टेमिक में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में, आपकी देखो, अगर आपका जो ड्रग है वो ब्लड में अगर चली गई ना एक बार, तो सिस्टेमिक बोली जाएगी, ठीक है। सिस्टेमिक को सिस्टेमिक बोल दो या ब्लड सर्कुलेशन में जो भी है, यानी पूरी बॉडी में आपकी ड्रग है वो घूम रही है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी बॉडी में हुआ है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो लोकल है, लोकल में हम कौन कौन से टाइप्स पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिकली। टॉपिकल में क्या होता है, अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, स्किन में कोई एलर्जिक है, रिएक्शन है, तो आप स्किन पे ही अप्लाई करोगे ना। कोई भी आपकी लिक्विड, जो भी लिक्विड होगी या सेमी लिक्विड, जो भी आपकी मेडिसिन होंगी, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स, जो भी आपका होता है वो आपकी स्किन पे आप इस्तेमाल करते हो, स्किन पे अप्लाई करते हो, तो वो हम उसको बोलते हैं टॉपिकली या लोकली टिश्यूज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीपर टिश्यूज। अब डीपर टिश्यूज में क्या होता है बेसिकली, इसमें तीन आते हैं। देखो, पहला आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है, ये जॉइंट्स के लिए होता है बेसिकली, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स में अगर आप देखोगे इस तरह से, ये आपका जॉइंट्स हो गया, तो जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड। तो सिनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, थोड़ा डीप, अब डीप टिश्यूज में है ना, तो यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपनी ड्रग को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राथिकल, ये स्पाइरल में होता है, ठीक है। स्पाइन, जो आपकी स्पाइन होती है पीछे कमर में, तो वहां पे इंजेक्शन लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो है वो स्पाइन में ही देते हैं। उसके बाद है रेट्रोबल्बर। रेट्रोबल्बर में क्या होता है बेसिकली, बिहाइंड द आईबॉल। अगर ये आपकी जो आईज है, आईज के यहाँ पर डीपर टिश्यूज में जाकर यहाँ पे इंजेक्शन हम देते हैं। ये इंजेक्शन है, ये आपकी बिहाइंड द आईबॉल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेट्रोबल्बर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंट्रा आर्टरियल। अब इंट्रा आर्टरियल भी जो बेसिकली अगर बच्चा हम बात करते हैं, देखो, एक होता है इंट्रावेनस, एक होता है इंट्रा आर्टरियल। इंट्रा आर्टरियल आप इमेजिन करो कि एक वेन है, एक आर्टरीज है। अब इंट्रा आर्टरियल लोकल टिश्यूज में कैसे आ सकती है, वो तो सिस्टेमिक में आनी चाहिए थी, लेकिन इसका भी रीजन है गाइज। और यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो इंट्रा आर्टरियल जो है ये आपका सिस्टेमिक में आना चाहिए, लेकिन ये सिस्टेमिक में नहीं, ये लोकल में आता है, ठीक है। अब वो कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा हार्ट के डायग्राम को समझना पड़ेगा कि इंट्रा आर्टरियल जो है वो आपका लोकल टिश्यूज में कैसे आ रहा है, लोकली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आ रहा है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, आप सबने पढ़ा है कि इस साइड से जो भी वेन्स होती हैं, ठीक है, आप देखो ये जो वेन्स है, ये वेन्स आपके राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। और यहां से देखो, ये एंट्री आपको निशान में दिखाया हुआ है, ये ब्लड आपका राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद आपका पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर वहां से जो बेसिकली जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा। इन पल्मोनरी जो वर्ड है वो आर्टरी, वो लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पल्मोनरी से जो भी ब्लड आएगा वो वापिस आपके हार्ट के अंदर आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। देखो यहाँ पे दोबारा से ये हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद नीचे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से आपका ब्लड, जो रेड कलर की जो आपको दिख रही है अरोटा, एरोटा जो है सबसे नियरेस्ट जो हार्ट के पास होती है, एरोटा सबसे बड़ी भी होती है, यहाँ से आपका ब्लड जो है वो आपके बॉडी ऑर्गन में जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ऑर्गन है कोई, और ये आर्टरी, स्पेसिफिक आर्टरी जो है इस ऑर्गन में ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। आगे एरोटा से आगे जाके आर्टरीज बन जाती हैं, आर्टरीज, ठीक है। कि आर्टरी जो है इस ऑर्गन में आपका ब्लड लेके जा रही है। अब अगर मैं स्पेसिफिक इसी आर्टरी में इंजेक्शन लगाती हूँ, अगर हम इसी आर्टरी में इंजेक्शन देते हैं तो स्पेसिफिक इसी ऑर्गन में ब्लड लेके जाएगी। ध्यान रखना, अगर ये स्पेसिफिक, अगर हम इसी आर्टरी में ब्लड इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रग पहुंचा रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक इसी ऑर्गन पे ही काम करेगी। समझ आया? तो इसलिए हम इसको लोकल टिश्यूज में रखते हैं। देखो यहाँ पे लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंट्रा आर्टरियल आता है, ठीक है। तो इंट्रा आर्टरियल, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखो
सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपकी ब्लड में ही आपका जो है ड्रग जा रही है और ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में वो आपकी ड्रग फैल रही है, सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑल बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो आगे दो तरह से डिवाइड किया गया है, इंटेरिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंटेरिक में क्या होता है, इंटेरिक में बेसिकली अप्रोच करता है जीआईटी के थ्रू, और पेरेंटल में वहां पे बाईपास हो जाता है जीआईटी, यानी जो एरेंटर जो वर्ड है ना, जो एंटेरल जो वर्ड है वो आपके ओरल के लिए इस्तेमाल किया गया, ओरली जब आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हो। तो यहाँ पे जब ओरली ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट से होते हुए जाएगी। आपने सुना होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, आपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आई होप आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जीआईटी जो वर्ड है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट ट्रैक बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से होते वो आपकी जो मेडिसिन है वो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पेरेंटल में क्या होता है, आपकी जो ड्रग है वो आपका इंजेक्शन के थ्रू दे रही है, वो आपका आईएम भी हो सकता है, आईवी भी हो सकता है, आपका इनहेलेशन, सबक्यूटेनियस, सब इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसमें 7 रूट्स होते हैं टोटल, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। तो यहाँ पे 7 रूट्स की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल में क्या हुआ, आपके ओरल के थ्रू दे सकते हैं। आप ओरली कैसे दे सकते हैं मेडिसिन को, आप टैबलेट के थ्रू ले रहे हो, आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, सेमी लिक्विड फॉर्म ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो ओरली, तो वो आपका ओरली कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी आप ओरली मेडिसिन लेते हो ना, अगर वो हाईली लिपिड सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल मेडिसिन है तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी। अब जितना भी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जितना वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से जाएगी ना, उतनी ड्रग हमारी वेस्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे चीज थोड़ा सा एक तरह से नेगेटिव वे में भी काम कर जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस की। सबक्यूटेनियस में जो आपकी ड्रग है वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करती, यहाँ पे अवॉइड कर देती है। गम्स में बहुत ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन होने की वजह से वहीं से ड्रग अब्सॉर्ब हो जाती है और आपके ब्लड में चली जाती है, बट ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। एक चीज याद रखना, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप ओरल ले रहे हो, अगर वो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे देखो रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट जो है, रेक्टल रूट में भी जो बेसिकली अगर आप देखोगे ये भी आपका इंटेरियर रूट के अंदर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बाईपास होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर जाता है। यहाँ पे आपका इंटरम्यूकस मसल्स भी होता है, यानी मस्कुलर भी होता है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन के थ्रू भी ले सकते हो। इसमें 7 होता है टोटल। आप फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। अब पेरेंटल रूट में क्या होता है, इंट्रामस्कुलर की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे लार्ज मसल्स में हम जो ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। देखो मसल्स का मीन्स ही मतलब क्या, यहाँ पे 90 डिग्री पे इंजेक्शन लगता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्शन लगेगा, यहाँ बिल्कुल जो इंजेक्शन है, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन है तो इंजेक्शन बिल्कुल इस तरह से लगाएगी, सीधा सीधा इंजेक्शन 90 डिग्री पे होना चाहिए आपका एंगल। उसके बाद जो डोज है, कितनी डोज दे सकते हो, 5 to 10 ml आप डोज दे सकते हो। यहाँ पे मसल्स का नाम लिखा हुआ है, आपका डेल्टोइड मसल्स होती है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है, ये जो लार्जेस्ट मसल्स है बॉडी की, वहां पर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो IM को होता है हम देते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबक्यूटेनियस की। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, आपने देखा होगा जो एब्डोमिनल कैविटी पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन एब्डोमिनल कैविटी में लगता है, वहां पे इस तरह से उठाते हैं पेशेंट, स्किन को ऐसे उठा के, तो वहाँ पे इंसुलिन का जितने भी यूनिट उनको प्रिस्क्राइब की गई होती है इंसुलिन की, वो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या रहता है, 45 डिग्री का एंगल रहता है, यानी इस तरह, थोड़ा सा इस तरह हो गया। पहले मसल्स में क्या था, मसल्स में आपको 90 डिग्री इंजेक्शन लगाना है, लेकिन सबक्यूटेनियस में आपको थोड़ा इस तरह से टिल्ट कर लेना है, इस तरह, यानी 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है, वेन्स में इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोबिलिटी 100% होनी चाहिए, ठीक है। बायोबिलिटी जो है वो 100% होनी चाहिए, और ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है। फास्ट एक्टिंग ड्रग है ये। जब भी आप इंट्रावेनस से दोगे ना इंजेक्शन, तो वो फास्टेस्ट एक्शन शो करेगी आपकी बॉडी में, जल्दी उसका एक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एंगल क्या रहेगा, इसका एंगल जो है वो 25 डिग्री, जब वेन्स में इंजेक्शन लगाते हो तो 25 डिग्री के एंगल पे लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डोज क्या रहेगी, इससे हम लार्ज से लार्ज डोज दे सकते हैं, ठीक है। आईवी रूट से याद रखना, हमेशा लार्ज डोज दे सकते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे आईवी में भी मैंने लिखा हुआ है कि लार्ज डोज में आपका इन्फ्यूजन हो गया, बोलस हो गया। अब इन्फ्यूजन आपने देखा होगा, इन्फ्यूजन में भी, ठीक है, ऐसे ड्रॉप्स पूरी की पूरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती है उनको, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड है फिलोबाइटिस। फिलोबाइटिस बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी वेन्स में इंजेक्शन लगता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि वेन्स के अंदर एक ब्लॉकेज आने की प्रॉब्लम हो सकती है,
तो उस ब्लॉकेज को हम क्या कहते हैं, फिलेबाइटिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जीपैट में इसके बारे में भी कि फिलेबाइटिस जो प्रॉब्लम है वो कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, तो वो इंट्रावेनस, ठीक है, याद रखना इंट्रावेनस। यहाँ पे बेसिकली वेन्स के अंदर जो है ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल आप देखोगे ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे स्किन है आपकी, तो यहाँ पर इस तरह से एक बल्ब बनाते हैं, वैसे बल्ब, BLEB बल्ब, ठीक है, ये नाम में लिखा हुआ है, यहाँ पे बल्ब फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे बल्ब फॉर्मेशन करके तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा हल्की सी स्किन उठाई तो उसमें ऐसे इंजेक्शन डाल देते हैं। तो बेसिकली ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी हम इसी के थ्रू करते हैं। BCG का इंजेक्शन जो है वो हम इंटरडर्मल के रूट से देते हैं। यहाँ पे 10 to 15 एंगल होता है, सबसे कम एंगल इसी का होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे सबसे कम एंगल किसका होता है, इंटरडर्मल का। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रानेजल। इंटरनेजल समझ आ रहा है, नोज के थ्रू। अब नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, नेजल जो होती है, नेजल के थ्रू हम यहाँ पे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट है इनहेलेशन, यानी जो हमारे लंग्स में एल्वियोलीज होती है उसकी हेल्प से यहाँ पे ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ट्रांसडर्मल, अब हमारी बॉडी में क्या होता है, ये सबसे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप पढ़ोगे इसको, ट्रांसडर्मल के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसान है, उसकी ये ठीक है, यहाँ पर उसकी जो ये, मैं यहाँ पे सिंबल दिखा रही हूँ, इस तरह से पैचेस लगते हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है, पतले पतले पैचेस होते हैं। ये पैचेस लग जाएंगे एक तरह से, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ट्रांसडर्मल होती हैं ये, डर्मल पे ऐसे लग के वहां पे। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बिल्कुल ही कन्वीनियंट है, बार बार इसमें जो ड्रग का रिपीटेशन नहीं करना पड़ता, बार बार इंसान को जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। एक बार में ही जो ड्रग है वो लोडेड हो जाती है बॉडी के अंदर, और वहीं से धीरे धीरे वो आपके ब्लड के अंदर जाती रहेगी और ऐसे ही वो अपना एक्शन दिखाएगी। उसके बाद आपको उस इंसान को जो भी ट्रांसडर्मली जो पैचेस लगा लेता है ना, उसको बार बार जो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कई बार लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं मेडिसिन को लेना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये रहता है। अब वैसे तो मैंने आपको सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता दिए हैं, यहाँ पे बुक्स में देखो बहुत अच्छे से डायग्रामली बताया हुआ है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दिया 90 डिग्री एंगल पर जो आपकी मसल्स जो होती है ना, वो नीचे थोड़ा हमारी बॉडी में जो स्किन है सबसे नीचे आपकी क्या होती है, मसल्स होती हैं, उसके ऊपर होते हैं यहाँ पे टिश्यूज देख रहे हो आप, सबक्यूटेनियस टिश्यूज यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डर्मिस एंड एपिडर्मिस, तो सबसे नीचे मसल्स हैं। तो मसल्स में जब इंजेक्शन लगता है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, देखो 90 डिग्री एंगल पे। उसके बाद जब सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस देखोगे आप 45 पे लगेगा। उसके बाद इंट्रावेनस आप देख रहे हो, वेन्स के अंदर इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। डर्मिस में जो आपकी वेन्स होती हैं वहां पे 25 डिग्री पर इंजेक्शन लगता है। एपिडर्मिस पे जो इंटरडर्मल इंजेक्शन है जिसमें बल्ब फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे यहीं पे आपका ड्रग की सेंसिटिविटी का टेस्ट भी होता है, ठीक है। जो सेंसिटिविटी टेस्ट है वो इंटरडर्मली होता है, यहाँ पे देखो 10 to 15 डिग्री के एंगल पे लगता है। अब यहाँ पे इंटरवेनस के बारे में लिखा हुआ है कि सॉरी इंटरडर्मल के बारे में लिखा हुआ है। इंटरडर्मल में जो होता है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग हम करते हैं। और थ्रोम्बोफिलोबाइटिस, देखो फिलोबाइटिस और थ्रोम्बोफिलोबाइटिस, थ्रोम्बोस मीन्स क्या होता है, यानी आपका क्लोटिंग हो जाना, ठीक है। वेन्स के अंदर क्लोटिंग हो गई है जिस वजह से वेन्स जो है ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम जो है आईवी रूट में देखने को मिलती है। इसमें इन्फ्लेमेशन, ब्लड क्लोट एंड ब्लॉकेज इन द वेन्स, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। ड्रग अवेलेबल एज अ ट्रांसडर्मल पैचेस, देखो यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो ट्रांसडर्मल पैचेस में आपको अवेलेबल होती हैं। GTN, ठीक है, जैसे ग्लाइसिनाइल ट्राइनाइट्रेट हो गया, फेंटेनाइल हो गया, निकोटीन हो गया, तो ये कुछ तरह की ड्रग्स है जिसको हम ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो ओरल रूट से होता है। और यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% बायोबिलिटी आईवी रूट से होती है। अब यहाँ पे पूरा दिखाया गया है स्ट्रक्चर वाइज कि आप कौन कौन से रूट से आप मेडिसिन दे सकते हो। देखो इंट्रामस्कुलर हो गया, टॉपिकल यानी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, इंट्रावेनस हो गया, ओरली ले सकते हो, इनहेलेशन हो सकता है, इंटरडर्मल हो गया, इंटरडर्मल में पैचेस इस तरह से पैचेस लगते हैं, और रेक्टल रूट से हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लोकली बताया गया है, उसके बाद सिस्टेमिक बताया गया है। सिस्टेमिक में आपको एंटेरिकल रूट भी बोल देते हैं इसको। लोकल मैंने आपको बताया था कि टॉपिकली में बेसिकली क्या होता है, स्किन की सरफेस पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अप्लाइड ऑन सरफेस फॉर द लोकल एक्शन एट द स्किन। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। जैसे माउथ में भी क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पे हम म्यूकस में अप्लाई करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ताकि जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए।
उसके बाद जो आपके फ्रिंजेस होते हैं आईज पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटीसेप्टिक एग्जाम्पल है और हीलिंग ऑइंटमेंट जो होते हैं इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डीपर टिश्यूज की। डीपर टिश्यूज में कैसे हो सकता है, देखो डीपर टिश्यू में जब भी आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो वो सिरिंजेस के और नीडल्स के थ्रू करते हो, ठीक है। इंटर आर्टिकुलर हो गया, देखो आर्टिकुलर में और इसमें जो ये आपका इंटरथिकल है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रा आर्टिकुलर मीन्स होता है कि नीज के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट्स जो होते हैं उनमें हम आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से होते हैं, अगर लार्ज जॉइंट है, जॉइंट अगर बड़ा है, जॉइंट अगर बड़ा है तो उसमें हम 40 अप टू 40 mg तक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। और अगर स्मॉल जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट में आप 5 to 10 mg तक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। इंट्राथिकल, इंट्राथिकल में क्या होता है, CSF फ्लूइड, ठीक है। CSF फ्लूइड आपने पढ़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड में और जो आपका ब्रेन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये आपका बेसिकली थिक, इसमें जो आपका बेसिकली देखोगे आप जो आपकी बैकबोन स्पाइनल जो होती है स्पाइन, उसमें हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डोज एडमिनिस्ट्रेशन, डोज कितनी रहेगी आपकी, लेस देन 20 ml, ठीक है। लीडोकेन, ठीक है, आपने पढ़ा भी हो लीडोकेन, आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में आगे जाके। रेट्रोबल्बर मैंने आपको बताया था कि बिहाइंड द आई बोल जो आईज है उसके उसमें अंदर इंजेक्शन देते हैं हम, जिसमें हम 2.2 to 3 ml के आसपास हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकल, देखो इंट्रा आर्टिकल जो है ना वो आपके लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, तो यहाँ पे आर्टरीज में देते हैं, ठीक है, वाया नीडल। ये इंट्रा जो एंटी कैंसर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ड्रग ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टेमिक रूट ऑफ, सिस्टेमिक रूट भी आप उसको बोल सकते हो, या जो ब्लड में अगर आप कोई भी ड्रग जो है वो ब्लड में जा रही है तो इट मीन्स वो सिस्टेमिक रूट में जा रही है, ठीक है। इसको हम इंटेरल रूट भी बोल देते हैं। इंटेरल रूट मीन्स आप ओरली ले गए, यहाँ पे देखो ओरली रूट्स में अगर आप देखोगे तो आप सिंपली टैबलेट ले रहे हो, पैरासिटामोल का एग्जाम्पल है इसका, बहुत ज्यादा फेमस है। सबक्यूटेनियस, ठीक है, इसमें क्या होता है आपकी जो टंग होती है, बिलो टंग भी ले सकते हो, ठीक है। और इसको हम क्रश्ड इन अ माउथ उसके एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा। इस तरह से क्या होता है कि आपके जो भी सब लिंगुअली जो ब्लड की वेन्स होती हैं, ब्लड का जो भी वहाँ पे सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू आपकी बॉडी में वो ड्रग चली जाती है, ठीक है, सर्कुलेट हो जाती है। उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का एग्जाम्पल हो गया, लीडोकेनो का, जो क्लोनिडीन जो ड्रग है मेडिसिन है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या होता है, रेक्टस से हम यहाँ पे मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जैसे पोस्ट्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका आता है सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, पेरेंटल रूट, IM हो गया, इंटरवेनस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस इनहेलेशन, सब यहाँ पे दिया हुआ है आपको। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताई है, तो उसको वही यहाँ पे एंगल दिखाया हुआ है, सारे एग्जाम्पल दिए हुए आपको, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो या अपने नोट्स भी बना सकते हो। सबसे बढ़िया है आप अपने नोट्स बनाओ खुद ही, ठीक है। और वो नोट्स जो है आपके बहुत काम आएंगे, चाहे आप कोई भी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ कहीं से भी आपको MCQ मिले वो भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।